होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपकी बुक सामाजिक विकास के लेसन नंबर 2 आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले अपना थोड़ा पिछला रिवाइज करते हैं कि ये क्षेत्र कौन कौन से थे। ठीक है, तो ये क्षेत्र थे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यानी जो प्राथमिक क्रियाकलाप थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि कृषि पशुपालन, यानी कि जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजों से भी हम उत्पादित करते हैं। जैसे कि कृषि खेती, अब मान लीजिए हम गन्ने की भी कृषि कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सूर्य का प्रकाश चाहिए, है ना, पानी चाहिए, मृदा चाहिए, तो वो हमें कहाँ से मिली? प्रकृति से। और ऐसे ही पशुपालन, जो जानवर है उनको हम पालते हैं और उनसे दूध प्राप्त करते हैं, तो ये भी क्या है? नेचर से ही हमें मिला है। लेकिन अब हम इन चीजों को विनिर्माण के द्वारा, इसके द्वारा बच्चों विनिर्माण के द्वारा जब दूसरी वस्तु में बदलते हैं तो वो द्वितीयक क्रिया कहलाते हैं या द्वितीयक क्षेत्र कहलाते हैं। और जो हमारा द्वितीयक क्षेत्र है ये इन दोनों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। जैसे मैंने आपको बताया परिवहन का, ठीक है, परिवहन की वैसे इसकी बहुत से उदाहरण है, लेकिन जो मैं एग्जाम्पल आपके सामने ये सेट कर रही हूँ, जैसे कृषि से अब हमने गन्ना हुआ, ठीक है, गन्ने से क्या बनाएंगे? चीनी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चीनी। अब चीनी को दूसरे स्थान पर बेचने के लिए परिवहन के साधनों का यूज हुआ ना, तो ये जो द्वितीयक क्षेत्र है हमें ये पता चला कि ये द्वितीयक क्षेत्र है, ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र दोनों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। जो आज आप आते हैं हम अपने टॉपिक में, जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद। ये सकल घरेलू उत्पाद कैसे तैयार करते हैं बच्चों? इसमें हम प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं की जो गणना है वो अंतिम वस्तु के रूप में करते हैं। क्या किससे करते हैं? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जाती है, तो वो क्या बन जाता है? सकल घरेलू उत्पाद में वो ऐड हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक 10 रुपये का बिस्कुट खरीदा है, ठीक है, 10 रुपये का बिस्कुट, जो 10 रुपये हैं वो हमारे सकल घरेलू उत्पाद में ऐड है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इन 4
गन्ने का मूल्य नहीं लगेगा, इसमें चीनी का नहीं मूल्य लगेगा, जो इसका अंतिम मूल्य निकाला जाएगा उसको जीडीपी में ऐड किया जाएगा। और जीडीपी का कार्य जो मापन है मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब देखिए तीनों क्षेत्र की संरचना यानी ऐतिहासिक परिवर्तन की ये तीनों क्षेत्र किस तरह से योगदान देते हैं इसमें जीडीपी। पहले तो आप इसको समझिए कि जब हम इनकी संरचना देखते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र के लगभग 72% लोग हैं जो इसमें प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया है प्राथमिक क्षेत्र में कार्य ये क्रियाकलाप तो ये 2007 का है और अब कितने कर रहे हैं 7.5%। ऐसे ही द्वितीय क्षेत्र में पहले थे 2007 में इनकी जो संरचना थी वो थी 10% और आज है 17.5% और तृतीय क्षेत्र की थी 18% और अब है 22 से 23% ऊपर। ठीक है। और जो ये जीडीपी में देश की जीडीपी में जो योगदान देते हैं प्राथमिक क्षेत्र देता है 1.4% और द्वितीय तृतीय क्षेत्र में योगदान देते हैं 3/4%, 3/4%। आप देखिए कि कितने ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं कि जो जहाँ पहले प्राथमिक व्यवसाय में लोग लगे थे इसमें भी कम हुए, लेकिन द्वितीय क्षेत्र में लगातार इनकी क्या हो रही है बढ़ोतरी हो रही है। देखिए पहले 2007 में हमने देखा 10% लोग इसमें इन्वॉल्व थे, अब 17.5। ऐसे ही द्वितीय क्षेत्र में 18% और अब है 22%। इसका क्या रीजन रहा है कि जो ये तृतीय क्षेत्र है ये तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बच्चों ये तो हम जानते हैं कि जो तृतीय क्षेत्र है वो इन दोनों क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है, किसी फील्ड में ये अलग भी हो सकता है। आज मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा कोई ये जरूरी ये तो नहीं है कि मेरा प्राथमिक या सेकेंडरी से कोई योगदान होगा या मुझे इनकी जरूरत होगी, नहीं। ऐसे ही एक डॉक्टर है, वकील है पेशे से, ठीक है, या फिर बैंकर है, तो उसको इन दोनों से जुड़ा हो नहीं है, किससे प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र से। ठीक है। यही कारण है कि ये तेजी से बढ़ता जा रहा है। और दूसरा कारण लीजिए मैंने आपको कल भी बताया था कि जब लोग लगातार जो प्राथमिक या द्वितीय क्षेत्र में लोग जो लगातार से काम कर रहे हैं उनकी आमदनी बढ़ रही है, तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, तो उनकी शिक्षा के लिए वो खर्च करना चाहते हैं या लगातार काम कर रहे हैं तो उनके पास अधिक पैसा है, तो ये भी चाहते हैं कि हम अच्छे रेस्टोरेंट में घूमें या वहाँ का खाना खाएं। ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ तृतीय क्षेत्र के व्यवसाय बढ़ते चले गए। इसी तरह से अभी इनकी हम जीडीपी यानी कि भारत की जीडीपी में इनका योगदान देते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में 1/4। देखिए अगर इस रेशियो को देखते हैं तो सबसे ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व है प्राथमिक क्षेत्र में, और जीडीपी में देखते हैं तो 1/4 का मतलब 1/4 का मतलब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितने परसेंट लगेगा, केवल 25% योगदान है इसका जीडीपी में। और अगर हम द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को देखते हैं तो उसका योगदान कितना है 75%। तो यानी योगदान तो इन दोनों क्षेत्रों का ज्यादा है और जब काम कर रहे हैं लोग प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा। ऐसा क्या कारण है कि लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हुए भी देश की जीडीपी में उनका कम योगदान है? तो ये कंक्लूजन निकल कर आता है बच्चों कि कोई तो कारण है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ है। इस जो हमारे देश की इतनी जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में लगी है ना, फिर भी जो जीडीपी है उसमें कम है। इसका मेन कारण उभर कर आता है बच्चों, वो है बेरोजगारी। क्या कारण है कि देश की जनसंख्या का इतना बड़ा भाग प्राथमिक व्यवसाय में प्राथमिक क्रियाकलाप में लगा है, फिर भी उसका जीडीपी में कम योगदान है, जबकि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का ज़्यादा है। तो ये निष्कर्ष निकला कि जो बेरोजगारी है प्राथमिक व्यवसाय में सबसे ज़्यादा है। इस बेरोजगारी को बच्चों प्रसन्न बेरोजगारी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें लोग नियोजित प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं। इस स्थिति को हम प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं।
इस अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो कि अतिरिक्त उन्हें लोगों को रोजगार मिले जो बेरोजगार बैठे हैं। हमने सभ्यता का उदाहरण लिया, जैसे उसके पास 2 हेक्टेयर एसेंशियल भूमि है, अगर उसे उनके खेतों के पास तालाब या कुओं का की सहूलियत मिल जाती है, जिससे क्या होगा, उसकी एसेंशियल भूमि सिंचित होगी। और इसके अलावा अगर सरकार उसके खेतों के लिए उसे बीज और उर्वरकों के लिए कुछ बैंक उसे कुछ लोन दे, तो वो क्या करेगी, अपनी खेती को बढ़ावा देगी। जो उसके घर में जो अतिरिक्त 2 लोग बैठे हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। इसके अलावा हम और भी कार्य कर सकते हैं, जैसे कि लघु उद्योगों की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना, जिससे अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन हो। इसके लिए सरकार ने एक योजना बनाई है, योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के नाम से जानी जाती है। बच्चों जिसे मनरेगा भी कहते हैं, यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। बच्चों इस अधिनियम के अंतर्गत जो सरकार है आपको 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है कि आपको वर्ष में 100 दिन का रोजगार तो मिलेगा। यदि किसी कारणवश आपको रोजगार नहीं मिलता है तो ये भी गारंटी देती है कि आपको 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। बारे में पढ़ेंगे कि इन क्षेत्रों का विभाजन कैसे किया जाता है। तो इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। ये संगठित क्षेत्र क्या होते हैं बच्चों, ये संगठित क्षेत्र वे होते हैं, उनमें वे कार्यस्थल आते हैं जहाँ पर रोजगार की जो अवधि है, जो रोजगार की का समय है वो नियमित होता है। क्या होता है, नियमित होता है। और ये रोजगार होते हैं सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। इन्हें सरकार द्वारा बनाए गए सारे नियमों और कानूनों की अनुपालना करनी पड़ती है, यानी उनका पालन करना पड़ता है। और इस रोजगार के लिए बच्चों के लिए कुछ सुविधाएं भी दी जाती हैं। ये सुविधाएं क्या होती हैं, इनमें जो श्रमिक होते हैं उन्हें मासिक रूप से वेतन दिया जाता है, और इसके अतिरिक्त उन्हें छुट्टियों के लिए भुगतान दिया जाता है। प्रोविडेंट फंड जैसी, पेंशन जैसी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, और इन्हें छुट्टियां भी दी जाती हैं, ठीक है। और इन्हें रोजगार की जो गारंटी है वो भी प्राप्त होती है। इनके काम करने के घंटे निश्चित होते हैं। इन्हें इनकी नियुक्ति के समय पत्र प्रदान किए जाते हैं, जिसमें उनकी शर्तें और दशाएं होती हैं, उन्हें की अनुपालना इन्हें करनी पड़ती है। हमने अभी पढ़ा असंगठित क्षेत्र के बारे में। क्षेत्र के अंतर्गत तो छोटी छोटी बिखरी हुई इकाइयाँ शामिल होती हैं जो कि सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा कि छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, उसमें मजदूर काम कर रहे होते हैं। बच्चों की इकाइयों में नियम और विनियम बने तो होते हैं, लेकिन उनकी पालना नहीं होती है। अब इस तरह की कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो होते हैं खेती मजदूर हो गए। आपने देखा कि जमींदारों को जब जरूरत पड़ती है तभी वो मजदूरों को काम पर लगाते हैं। ऐसे ही अगर हम शहरों की बात करें तो यहाँ शहरों में भी जब कारखानों में मजदूरों की जरूरत पड़ती है तभी वो काम करते हैं, ठीक है। और इनके जो इनको सुविधाएँ मिलती है, जो इनकी रोजगार परिस्थितियाँ होती हैं वो इस तरह से होती हैं। श्रमिक दैनिक मजदूरी प्राप्त करते हैं, उनको दिन के हिसाब से, जिसे दिहाड़ी मजदूरी बोलते हैं, दिन के हिसाब से दिहाड़ी दी जाती है। दैनिक मजदूरी के अलावा इन्हें किसी भी तरीके का कोई ना लाभ दिया जाता है और ना ही कोई पेंशन वगैरह मिलती है। इसके अलावा इनके जो काम करने के घंटे हैं बच्चों को भी निश्चित नहीं होते।